नमस्कार। काशी क्योटो हो चुका है। यहाँ घुसते ही गोदी मीडिया भक्त का चश्मा लगा लेता है और ये चश्मा लगाते ही उसे सावन के अंधे की तरह सब कुछ हरा हरा ही दिखाई देने लगता है। लेकिन बनारस का सच यही है कि जैसा व्यवहार बीजेपी ने देश के साथ किया है, बिल्कुल वैसे ही व्यवहार बनारस के साथ किया है। आज मैं आपको वाराणसी के बीएचयू लेकर चलूंगी, जहां जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर ओम शंकर जी पिछले 10 दिनों से आमरण अनशन पर हैं। ओम शंकर वही हैं जिन्होंने चिकित्सा के अधिकार के लिए आवाज उठाई थी, फिर उससे मिलती जुलती आयुष्मान योजना सरकार को लानी पड़ गई। बनारस से मोदी सांसद हैं, बीएचयू का बड़ा गुणगान करते हैं, लेकिन बीएचयू में कितना भ्रष्टाचार है इस पर नहीं बोलते। ओम शंकर जी ने आवाज उठाई तो उनको हृदय रोग विभाग के विभागाध्यक्ष पद से हटा दिया गया। मोदी के बनारस में आखिर बीएचयू में हो क्या रहा है? ना खाऊंगा ना खाने दूंगा की रट लगाने वाले नरेंद्र मोदी बीएचयू पर चुप क्यों हैं? और ये पूरा मामला क्या है, इसको डिटेल में समझने के लिए आज हमारे साथ बीएचयू के हृदय रोग विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर ओम शंकर जी ही हैं। उन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्यों वो डॉक्टर होकर के 10 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं। ये मेरा चौथा आमरण अनशन है और लगातार स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार की लड़ाई लड़ता रहता हूँ, शिक्षा के मौलिक अधिकार की लड़ाई लड़ता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि विकास जो है वो ऊपर से नहीं टपकेगा, विकास जो है नीचे से ऊपर जाएगा। यानी कि ट्रिकल डाउन थ्योरी जो इकोनॉमिक्स की, जिस पर ये क्रोनी कैपिटलिज्म और भ्रष्टाचारी पूंजीवादी विकास है, जहाँ की पूंजीपति नेता बनाते हैं और नेता पूंजीपति बनाते हैं और विकास ऊपर में चक्कर काटता है मेघ की तरह जो कभी बरसता नहीं, और लोग जो है पानी की बूंदे यानी विकास की बूंद पानी के लिए तरसते हैं। तो आज अभी देखें हमारे लगातार इस देश में वही हो रहा है कि कुछ व्यक्ति के पास पता नहीं 5 ट्रिलियन या 500 ट्रिलियन या 5 लाख ट्रिलियन हो जाएगा, लेकिन उसके साथ ही एक ऐसा वर्ग है जिसकी आबादी अभी 80 करोड़ हो चुकी है, शायद आगे ये अच्छा, एक बात बताइए, 139। राइट टू हेल्थ आइडिया आपका था क्या, जिसे नरेंद्र मोदी जी ने, मतलब मैंने सुना है कि राइट टू हेल्थ आइडिया आपका था, आवाज आपने उठाई, आपके आइडिया को नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान भारत नाम से लॉन्च कर दिया, आप ही वो व्यक्ति हैं? जी, मैं ही वो व्यक्ति हूँ। और ये आज से नहीं, 15 साल से अगर पीछे आप जाएंगे किसी भी पॉलिटिशियंस का, आपको कोई भी लेक्चर हेल्थ के ऊपर नहीं दिखाई देगा। हम लोग ने पहले आमरण अनशन किया था, जिसके समय में हम लोग ने राइट टू हेल्थ का आइडिया प्रपोज किया था। उसमें जो हमारा आइडिया ये था कि एक्चुअली कोई ये दावा जो करते हैं कोई भी सरकार की, मैं हूँ और मैं दे रहा हूँ और मैं है, ये मेरा है, ये मैं और मेरा और किसी पूंजीपति का नहीं है, जिससे कि इस देश का विकास हो रहा है। इस देश का विकास इस देश के टैक्स पेयर से हो रहा है। दूसरी जो एक और गलतफहमियां प्रसारित की जाती समाज के अंदर कि ऐसा है कि जो डायरेक्ट टैक्स है यानी कि इनकम टैक्स जो है सिर्फ वही टैक्स है, और इनडायरेक्ट टैक्स जो हर व्यक्ति पे करता है वो टैक्स नहीं है। ये सबसे बड़ा झूठ है, जबकि इनकम टैक्स पेयर का जो जितना हिस्सा, उससे 2 गुने 3 गुने हिस्सा जो है इनडायरेक्ट टैक्स पेयर है, और इस देश का ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो टैक्स पे नहीं करता है। मैं मानता हूं कि जो भी व्यक्ति टैक्स पे करता है, वो, आप अगर इसको इंश्योरेंस के टर्म में अगर आप समझे, तो वो अपने विकास के लिए इंश्योरेंस करता है हर बार आपको टैक्स देके। वो अपने बच्चों की शिक्षा के लिए टैक्स देता है, किसान अपनी किसानों की बदहाली खत्म करने के लिए आपको टैक्स देता है। मतलब टैक्स एक इंश्योरेंस, आपको इंश्योरेंस कर रहा है, जिसकी आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप कहाँ इंश्योरेंस के अधिकार की बात कर रहे हैं आम जनता के? या तो मोदी जी कहते हैं कि आपको राशन दे रहे हैं, तो अगर आप हमें वोट नहीं देंगे तो फिर आपको पाप मिलेगा, पुण्य नहीं मिलेगा। खैर छोड़िए सब, आप मुझे ये बताइएगा कि आपके बनारस में जो आप बीएचयू में अनशन कर रहे हैं, 17 दिन हो गए, आपको डर नहीं लगता? क्योंकि बनारस में तो कोई आवाज उठनी ही नहीं चाहिए, जिस हिसाब से हम पूरे देश में दिख रहे हैं आवाजें दबा दी जाती हैं। अगर कोई अपने हक अधिकार के लिए कुछ बोलता है तो छुपा दिया जाता है, दिखाने वाला कोई नहीं है, पूछने वाला कोई नहीं है। तो आपको डर नहीं लग रहा क्या? और सबसे बड़ा मुद्दा मैं समझना चाहूंगी आपका। जी, डर किस चीज का? जिंदगी और मौत तो सच्चाई है। जो पैदा लिया हुआ है, चाहे अवतार लिए हों, वो भी नहीं है आज। जैसे भगवान राम या भगवान कृष्ण जो पहले अरे अवतार लिए डॉक्टर थे, साहब, वो भी आज आप नहीं। लोगों के लिए कहाँ अनशन कर रहे हैं? आप भी आराम करिए, मोदी जी की गुण गाइए। बनारस में तो अब वही चल रहा है। हाँ हाँ हाँ, ये है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आम जनता में बहुत सारे लोग हैं जो समझते हैं कि ये जो मॉडल हमारे देश में जो आज प्रपोज कर रहा है, उसी में क्रोनिक कैपिटलिस्टिक मॉडल की बात कर रहा था कि कैसे ये समाज और देश में अशिक्षा, कमजोरी, लाचारी, बीमारी इसको फैला रहा है।
जिस आयुष्मान भारत के लिए आप कह रहे हैं कि स्वास्थ्य का वो मेरा हमारा मॉडल नहीं था जो मैं आपको बता रहा था। हेल्थ राइट टू हेल्थ का मेरा मॉडल था कि आपको 10% हिस्सा, चाहे केंद्र हो या राज्य हो, उनको कुल बजट का 10% हिस्सा स्वास्थ्य पर और कुल बजट का 10% हिस्सा शिक्षा के ऊपर खर्च किया जाना चाहिए। ये दोनों क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये ह्यूमन कैपिटल बनाता है। ह्यूमन कैपिटल क्या है? हम लोग जो प्रकृति की रचना में सबसे बहुमूल्य रचना जो है, वो मनुष्य है और उस मनुष्य को आप 2 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने समाज के विकास के लिए भी और विनाश के लिए भी। अगर आप विकास के लिए यूज़ करेंगे तो उसमें आप क्या करेंगे, जो मानव, हर बच्चा जो आपका देश में पैदा लेता है, वो आपके लिए एक पूँजी भी बन सकता है और बोझ भी। ये इस पर निर्भर करता है कि आपने उसको अच्छी शिक्षा दी है कि नहीं दी है और उनके स्वास्थ्य का ख्याल आपने रखा कि नहीं रखा। अगर आप इनको स्वास्थ्य और शिक्षा के गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य और शिक्षा के अवसर उपलब्ध नहीं कराएँगे, तो यही आपके समाज के ऊपर बोझ बन जाएगा और आपकी लायबिलिटी बन जाएगी। अगर आप इसी में इन्वेस्टमेंट करेंगे, यानी कि उसी के पैसे का, कोई फ्री का नहीं, इनकम टैक्स पेयर सभी आदमी हैं, उसी के पैसे का 10% हिस्सा उन्हीं के अगर एजुकेशन पर खर्च कर दें और गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन जो तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराती हो, तो वो मनुष्य को इंडिपेंडेंस पैदा करेगा, यानी कि स्वावलंबन पैदा करेगा और स्वावलंबी इंसान ही इस समाज को मजबूत करेगा। अगर आप इसको शिक्षा नहीं देंगे तो आपके ऊपर बोझ बनेगा, बेरोजगारी बढ़ेगी और आप जो है अपना आपको जो समाज है विकसित होने के बदले पीछे चला जाएगा। और स्वास्थ्य मेरे इसका जो मॉडल था कि कोई भी बच्चा हो इस देश का, हर बच्चा जब स्कूल जाता है और जब तक वो पढ़ना चाहता है, ये उस टैक्स पेयर का जो पैसा, जो हम लोग का पैसा, किसी के द्वारा दान किया हुआ नहीं, हमारा जो इन्वेस्टमेंट है, उसको हमारे ऊपर खर्च करके हमारे समाज को रूट से मजबूत करने की कोशिश करें। दूसरा, अगर आप देखें कि वो जब तक पढ़ना चाहे टेक्निकल एजुकेशन और उसको इंडिपेंडेंट, यानी कि ऐसी सोच डेवलप करे जिसमें अंधभक्ति नहीं हो, जिसमें स्वविवेक हो, जो गलत और सही के बीच में विभेद कर पाए और आपके गलत को बोलते ही समझ जाए कि नहीं ये तो झूठ है। और दूसरी तरह की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, उसमें हमारी जो अवधारणा थी 10% आपको हिस्सा स्वास्थ्य के ऊपर देना राज्य और केंद्र को, और उसमें ऐसा करना है कोई भी बंदा, जैसे मैं अगर भारतीय होने का बीमार हुआ, भारतीय होने का अस्पताल जाकर सबूत दिया, तो मेरी इलाज जो है उसी के साथ अस्पताल में शुरू हो गई और पूरे इलाज के बाद जब मैं छुट्टी होकर घर आया तो मेरा एक भी रुपया उसमें खर्च नहीं हुआ, क्योंकि मैंने पहले से ही हेल्थ और एजुकेशन का इंश्योरेंस करा दिया था टैक्स पेयर, यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस और डायरेक्ट टैक्सेस के द्वारा। अब दिक्कत इसमें क्या है कि रियलिटी देखिए कैसे वर्क करता है। ये जो हमारा देश है, इसमें 90% और 95% समाज का जो व्यक्ति है, वो पूरे जीवन भर अगर अपनी पेट काट कर सेविंग करता है तो उसकी पूरी सेविंग, ये बात तो बस आपकी समझ में आती है। बस एक हाँ, मिनट, 1 मिनट। हाँ, बस हाँ, पूरे जीवन भर अगर आप सेविंग करते हैं तो आपका कुल सेविंग 5 लाख करोड़ 5 लाख से ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन ये अटेंड करने में आपकी आयु 50 से 60 साल हो जाती है और उस समय 3 समस्याएँ होती है। एक, बेटी की शादी करनी है, दूसरा बेटों को फिर बड़ा हो गया, अब उसको रोज़गार या कुछ पैसे से एस्टेब्लिश करना है और तीसरा उसी समय बीमारी आती है। बीमारी मतलब कोई भी बीमारी हुआ तो आप अस्पताल जाएँगे। अस्पताल के 2 रास्ते हैं, या तो सरकारी है या प्राइवेट है। सरकारी या प्राइवेट, सरकारी सिर्फ 15% लोगों को मुहैया करता है। जिस आयुष्मान भारत की आप बात कर रहे हैं उसमें सिर्फ 5,000 करोड़ रुपए एनुअली दिया जा रहा है। अगर 5,000 करोड़ तो ऊँट के मुँह में जीरा के फोरन की तरह है। अब इस देश की 140 करोड़ आबादी में 5 करोड़ क्या करे 5,000 करोड़ क्या करेगा? 5,000 करोड़ से कुछ नहीं होना। तो इसलिए व्यक्ति धड़ाम से नीचे प्राइवेट अस्पताल में जाकर 5 दिन भर्ती रह जाता है, पूरे जीवन की कमाई खत्म हो जाती है और वो गरीब हो जाता है फिर से। अब डब्ल्यूएचओ के आंकड़े देखें तो प्रति वर्ष 5 करोड़ आदमी हमारे इस देश में इलाज करवाने के चक्कर में गरीब होते हैं और वही गरीबी रेखा के नीचे बार-बार जाते हैं। और क्या हुआ कि आप आगे गए सांप सीढ़ी के खेल में, थोड़ा विकास के रास्ते ऊपर चढ़े, 5 लाख हुआ, फिर आपको वहां से बीमारी हुई, फिर जीरो, यानी पॉवर्टी ट्रैप में आप फंसे रहते हैं। और ऊपर में जो पूंजीपति है वो अमीरी ट्रैप में फंसा हुआ है। पूंजीपति नेता बना रहे, नेता आपकी पूंजीपति बात बना से रहे। मैं बिल्कुल सहमत हूँ डॉक्टर साहब, लेकिन अब वही है कि हमारे देश में राजनीति जिस तरीके से चल रही है, आप जनता को स्वावलंबी बनाना चाह रहे हैं और हमारे देश के नेता तो गुलाम बनाने में ही खुश हैं। आप जैसे लोग अगर, अब मुझे लगता है, राजनीति में आए और प्रधानमंत्री बन जाए तो शायद ये बदलाव देखने को मिले। तो अच्छा, एक चीज और बताइएगा, आपकी मांगे क्या है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आपको सुन रहे हैं, हमारा जो चैनल है 140 करोड़ देश की जनता सुनती है, ये उनकी आवाज का चैनल है। आप जो बोलेंगे वो प्रधानमंत्री तक बात पहुंच जाएगी, इसकी तो मैं गारंटी लेती हूँ। आपकी मांगे बताइएगा। मेरी मांगे कुछ नहीं है,
देश को संविधान से चलाया जाना चाहिए और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को संविधान से चलाना चाहिए। तो क्या बनारस हिंदू संविधान नहीं यूनिवर्सिटी है क्या? नहीं, आपके जी, बीएचयू वही में क्या संविधान से नहीं काम हो रहा क्या? जी हाँ, जी यही मैं बता रहा हूँ आपको। नहीं, ऐसा क्यों बोल रहे एक्चुअली हैं? अब यही है, संविधान नहीं है तो नहीं है। अब वही बता रहा हूँ कि कैसे संविधान नहीं है, आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये कौन-सा मज़ाक चल रहा है यहाँ पर। समझाइए बनारस जरा। से जी, जी, जी। इस यहाँ पर कुलपति महोदय हैं, जो वर्तमान में सुधीर कुमार जैन साहब, ये गुजरात से आए हैं और उनका हुँ, मॉडल गुजरात मॉडल है, जिस पर ओहो! बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी काम करता है। जी। इसमें क्या होता है कि जैसे ऐसे यूजुअली गवर्नमेंट मॉडल में क्या होता है, कोई भी सबसे बड़ी जो हमारे यहाँ बड़ी है, जो विश्वविद्यालय को के रोज़मर्रा के देखे, चाहे कोई भी रोज़ के काम हो या फिर कोई डिसीज़न पॉलिसी मेकिंग हो या अपॉइंटमेंट हो, सबके लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है और उसका गठन सबसे पहली प्राथमिकता होती है जो वाइस चांसलर बनते हैं। जो वर्तमान के वाइस चांसलर साहब हैं सुधीर कुमार जैन साहब, ये जब से वाइस चांसलर बने तो इस समय ही जब हमारी पहली लड़ाई थी, जो मैं बता रहा था कि पहले आंदोलन स्वास्थ्य और शिक्षा के मौलिक अधिकार में सरकार ने 1000 करोड़ विश्वविद्यालय के विकास के लिए यानी शिक्षा के ऊपर खर्च करने के लिए हुँ, और 1000 करोड़ स्वास्थ्य के ऊपर खर्च करने के लिए दिया था। जो 1000 करोड़ इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस के नाम पर दिया गया था और ये कुलपति जी आए तो इन्होंने इसका वारा-न्यारा करने के लिए क्या किया कि सबसे पहले जैसे घोड़ा घास जो है ना खा पाए तो हम लगाम रखते हैं। बनारस हिंदू हुँ, यूनिवर्सिटी हुँ। में वाइस चांसलर कोई इरेगुलरिटी ना कर पाए उसके लिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल है। तो सबसे पहले बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के जो वीसी साहब है सबसे पहले उस लगाम को ही खा गए। यानी एग्जीक्यूटिव काउंसिल 2.5 साल तक अभी तक बनाए नहीं जान के ताकि उनके ऊपर कोई लगाम ना रहे और वो जैसा चाहे वैसा विश्वविद्यालय चलाएँ। उसके बाद हुँ, क्या है, कोई भी रिक्रूटमेंट अगर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में है, तो पहले आपको एडवर्टाइज़ करना होता है। एडवर्टाइज़ करने के बाद योग्यता देनी होती है। उसके बाद फिर फॉर्म भरा जाता है, फिर उसकी स्क्रूटनी होती है, फिर इंटरव्यू होता है, एक लंबा प्रोसेस होता है, उसके तहत नियुक्ति होती है। ऐसा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो गुजरात से आए हुए सुधीर जैन साहब है, वो ऐसा विश्वास नहीं करते। उनको जिनको मन होता है, जब मन होता है और जितने पैसे में मन होता है, उतने पैसे में नियुक्ति करते हैं। किसी को 1 लाख, किसी को 2 लाख, किसी को 2.5 लाख और किसी को साढ़े 3 लाख, किसी को 3 लाख। मतलब मनमानी है, जैसे होता है ना राजा जैसे अपना और कहते हैं उसको क्या है, ऐसे-ऐसे पद देते हैं जो किसी भी बीएचयू के संविधान में मेंशन नहीं है। एजुकेशनल एक्सपर्ट, सिक्योरिटी एक्सपर्ट, ये एक्सपर्ट, वो एक्सपर्ट, पता नहीं कौन-कौन से नाम चुन-चुन के दूँ, तो नाम भी मैं तो सिर्फ लीगल नाम का असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर या डिप्टी रजिस्ट्रार असिस्टेंट रजिस्ट्रार ऐसे वर्ड में जानता हूँ, लेकिन ये सब जो नया पद करके नए हुँ, एडवाइजर जैसे प्रधानमंत्री जैसे राष्ट्रपति और अमेरिका के नहीं होते कई सारा एडवाइजर रखते हैं, तो उनके पास हुँ। एडवाइजर मेरा कहना भैया अगर आपको एडवाइजर भी चाहिए तो यहाँ तो बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं, फ्री में मिलते हैं, ₹1 भी नहीं चाहिए, आप ये बाँट क्यों रहे? अपने लोगों को इस तरह से आप जो पैसे का दुरुपयोग करें बनारस ये महामना की भैया है, ये आदर्शों पे टिका है, मतलब उसको इस तरह पैसा लो और धंधा लो वहाँ भी चल रहा है। पैसा हाँ, दो, जी, धंधा जी। लो। जी, हुँ। जी। अब किसका पैसा किसको जा रहा है, कैसा धंधा चल रहा है, वो तो मतलब अब अंधेर नगरी चौपट राजा क्या बता सकता हूँ लेकिन कि नरेंद्र मोदी जी तो ना खाऊँगा, ना खाने दूँगा की बात करते हैं। फिर आपके बनारस में इतना बड़ा भ्रष्टाचार नाक के नीचे हो रहा है सांसद जी के, क्योंकि मोदी जी सांसद हैं आपके यहाँ से, उनकी नाक के नीचे इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। उन तक अभी तक यही आवाज़ तो नहीं पहुँची आपकी क्या? नहीं, ऐसा मैं नहीं समझता हूँ। मुझे लगता है कि आवाज़ ज़रूर पहुँची है क्योंकि मैं ये कार्य 2.5 सालों से कर रहा हूँ। जब से आए हैं हुँ, लगातार पत्र लिख रहा है इधर जितने भी खुद कुलपति जी को भी मैंने इसके लिए पत्र लिखे बार-बार कि यह विश्वविद्यालय जो है नियम कायदे कानून से चलने चाहिए और प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी को भी मैंने इस संदर्भ में पत्र लिखे हैं पहले। लेकिन अब पता नहीं उनके पास पत्र तब पहुँचा या ना पहुँचा लेकिन अभी जो फ़िलहाल है, जो आंदोलन जब से मेरी चल रही है, इसमें तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री जी के ये पूरे संज्ञान में है, हुँ, वो चूँकि यहाँ के हुँ, सांसद महोदय भी हैं, तो पूरा हुँ, का पूरा संज्ञान में है ये पूरा मामला कि ये हो क्या रहा है। और इसमें उसके संदर्भ की वजह से जब 13 तारीख को पहली बार इधर हाल में या हुँ, अगर आप देखेंगे 3 बार आ चुके हैं 1 डेढ़ हफ्ते के हुँ, अंदर हुँ, हुँ, और हुँ। उसमें 13 तारीख को खुद अकेले वो कुलपति जी से मतलब 45 मिनट से 1 घंटे तक मुलाकात हुई उनकी स्पेशल इसी बिंदु पर। लेकिन हुँ। असली बात क्या है कि मेरे आपके पास नहीं या आए कि आप क्यों अनशन हाँ, कर रहे हैं ये डॉक्टर साहब? छोड़िए एग्ज़ैक्टली अनशन-वनशन। बस मैं वही कह रहा हूँ, वही मैं हुँ, उसी बात हुँ, पर आ रहा हूँ, जो आप कह रहे हैं ना एक्चुअली क्या है कि मेरे जो भी हुँ, आरोप हैं, वो कुलपति जी के ऊपर है और दूसरा जो है यहाँ के एक चिकित्सा अधीक्षक भी हैं, वो एक अपराधी व्यक्ति है। अपराधी मैं इसलिए सीधा कह रहा हूँ
क्योंकि 2016 में ये मेडिकल सुप्रेंट तब भी थे और वहाँ ब्लड बैंक के भी इंचार्ज थे। मेडिकल सुप्रेंट और ब्लड बैंक का इंचार्ज एक साथ पहले तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि दो अलग-अलग संवैधानिक पद था जिसमें एक ही पद पर आप रह सकते थे। दूसरी बात, जो ब्लड बैंक के इंचार्ज थे, ये मेडिसिन के प्रोफेसर हैं, ब्लड बैंक का इंचार्ज पैथोलॉजी के प्रोफेसर बन सकते थे। तो ये इल्लीगल ऑक्यूपेशन, जैसे गुंडागर्दी में कोई जमीन कैप्चर नहीं कर लेता, ये उस तरह से अपराधी की तरह विभाग को कैप्चर किया हुआ था। ना सिर्फ विभाग को कैप्चर कर रहा था, बिना लाइसेंस के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ब्लड बैंक चला रहे थे। ना सिर्फ ब्लड बैंक बिना इसके चल रहे थे, जिनके लिए उन्होंने दी थी कि नाम इनके लाइसेंसिंग के लिए, उस लाइसेंस में जिस व्यक्ति का नाम दिया था, उनको पता ही नहीं था कि इनका नाम इन्होंने दुरुपयोग किया है लाइसेंस देने के लिए। यानी कि पूरा का पूरा घालमेल था। और इसकी जब और 653 यूनिट, यानी बोलिए 653 यूनिट आईआईटी के बच्चियों ने अपने दूसरे इतने लोगों की जान की रक्षा के लिए ब्लड डोनेट किए थे, जिसको इन्होंने ब्लड बेच दिया चुरा के। और ऐसा व्यक्ति जी, और इसके विरुद्ध ये रिपोर्ट आई और रिपोर्ट ने इसको साबित किया कि हाँ, ये व्यक्ति अपराधी है और इसके विरुद्ध सजा होनी चाहिए। सजा मतलब दंडात्मक सजा क्या होती है, नौकरी से निकाला जाना। लेकिन इनके विरुद्ध कुछ नहीं हुआ, सिवाय पद से हटा दिए गए। अब पद से हटाने के बाद उनका डॉक्टर प्रोफेसर के गुप्ता जी। के गुप्ता जी, अच्छा। जी, डॉक्टर प्रोफेसर के गुप्ता जी। और ये इतना ही, और भी इनकी कला जो है आगे बताता हूँ कि ये क्या-क्या करते हैं। अच्छा, इनकी आपको भी पद से हटाया गया मैंने सुना? हाँ, जी। अब बताता हूँ आगे उठा रहे हैं, सच के लिए आवाज जी हाँ, उठाना जी आपको हाँ, भारी पड़ गया? जी हाँ, 15वां दिन अनशन के जी, 15वां दिन अपराधी के ऊपर जो सजा होनी थी, उसके बदले कोतवाल के ऊपर सजा हो रही है। अच्छा। वो अपराधी चिकित्सा अधीक्षक, पहले सुनिए कि और कितना वो महान है, उनकी थोड़ी महानता और बता देता हूँ। कि एक तो उस समय वो बच गए, फिर उनको 6 महीने के बाद फिर से उनको सिस्टम में लाया गया और इमरजेंसी के इंचार्ज बना दिया, क्योंकि इमरजेंसी में दवाइयाँ की खरीद फरोख्त होती है, कई सारे आते हैं, उसमें गए जहाँ की पैसा का सोर्स बन सके लेने देने वाला। वहाँ उन्होंने क्या किया कि अपराधी तो है ही, एक नर्सिंग स्टाफ को थप्पड़ मार दिया। वहाँ फिर बवाल हो गए, अब इनको हटाने की बात होने लगी। पहले तो काम हुआ नहीं था, कम से कम इस बार कार्रवाई होनी थी, लेकिन इस बार भी कार्रवाई तो ज़रूर हुई, लेकिन बाहर निकालने की नहीं, प्रमोशन हुआ इनका फिर से कि और बड़ी ज़िम्मेदारी जी हाँ, और बड़ी ज़िम्मेदारी। उस समय कोविड आ गया था, तो कोविड का इंचार्ज बना दिया गया, क्योंकि कोविड में भी बहुत सारे अनअकाउंटेड मनी आ रहे थे। अब अनअकाउंटेड मनी है, ग्लव्स है, रेमडेसिविर है और भी सैनिटाइज़र है, बहुत सारी आ रही थी, पता नहीं कौन किसमें लग रहा है, किसको दे रहा है, कोई हिसाब नहीं, बेहिसाब पैसा आया। तो उसमें ये पैसा का जुगाड़ लगाने में लगे रहे, लेकिन मरीज उस समय बिना इलाज के मौतें होने लगी और इस स्तर पे आया कि मरीज कूद-कूद के अस्पताल से भागने लगे। फिर बवाल मच गया कि भाई पेपर में छप गया ये सारी चीज़ें, और उसके बाद क्या कहा यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर है उनको लगा ये तो बड़ा कीमती आदमी है भाई, इनको बड़ा ज़िम्मेदारी देना। इससे और बड़ी ज़िम्मेदारी, उन्हें अस्पताल का फिर से इनको चिकित्सा अधीक्षक बना दिया गया। क्या लीजिए और बड़ी वाला लीजिए आप। और उसके बाद से लगातार वो 6 मई 2021 से 5 मई 2024 तक ज़्यादा से ज़्यादा इनका कार्यकाल होना चाहिए, जबकि ये क्षणिक इनका अपॉइंटमेंट है, यानी टेम्परेरी अपॉइंटमेंट था। कोई भी यहाँ पे अपॉइंटमेंट की सीमा मैक्सिमम 3 साल से ज़्यादा नहीं हो सकती, जैसे कुलपति जी 3 साल हो सकते हैं, एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो सबसे बड़ी है वो भी 3 साल की होती है, डीन साहब 3 साल के, मेरी हेडशिप 3 साल की होती है। तो उसके बाद इनका 3 साल भी 20 दिन पहले खत्म हो चुका है, फिर भी ये अपराधी हैं, प्रमोशन पाते हैं, फिर भी बने रहते हैं और बीसियों बार कंप्लेन करने के बाद बने रहते हैं। इसके बाद इन्होंने क्या किया कि जो पहले मैंने इसको ब्लड बैंक से हटवाया था इंचार्ज के तौर पर, तो अब इन्होंने क्या किया कि मेरे से खुंदस निकालने के बदले मरीजों से खुंदस निकालने लगे। अब मरीज का खुंदस क्या है, जो मैं पहले बताया, राइट टू हेल्थ एजुकेशन की जो हम लोग आंदोलन पहले से चलाते रहे हैं, उसके तहत सरकार ने 1000 करोड़ अस्पताल में दिए थे और अस्पताल में सुपर स्पेशलाइज केयर के लिए एक अलग से अस्पताल बिल्डिंग बनी थी, जिसमें हृदय विभाग को 48 पहले के बेड में एडिशनल 41 बेड मिले थे। इन्होंने एडिशनल को हटा दिया सब, क्योंकि कोई भी आंदोलन अगर करे, पूरी बिल्डिंग मेरी बदौलत से बनी है, वैसे तो पूरी बिल्डिंग ही हमारे विभाग को देनी चाहिए। आवश्यकता के हिसाब से भी आप देखें तो आज नंबर 1 किलर है हृदय की बीमारियां। जब कोविड वैक्सीनेशन के बाद तो लोगों की चलते फिरते मौतें हो रही है, और उस समय जबकि अस्पताल में हृदय के बिस्तरों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ाई जानी चाहिए। उसके लिए फिर प्रधानमंत्री जी, अगर आप कहें कि जब बजट इस बार लास्ट बजट आने वाला था, जब यहाँ आए थे, तो मैंने एक पत्र लिखा था। उसमें मैंने आग्रह किया था कि बीएचयू ही नहीं, बीएचयू में 250 बेड का एक डेडिकेटेड कार्डियक सेंटर बनाइए। इसके अलावा पूरे देश में 49 और डेडिकेटेड कार्डियक सेंटर बनाइए, क्योंकि ये जो महामारी अभी आने वाली हृदय की, वो कोविड से भी ज़्यादा खतरनाक है।
और लोगों की अच्छा, ऐसे मौतें होने वाली है जिससे आपको संभल जाना चाहिए और अभी से उसके वैक्सीनेशन लिए के बाद प्रिपेयर हो। जी, वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन के के बाद बाद। जो उसका जी, दुष्प्रभाव होगा, उसकी वजह जी, से जी, आपके जी, कहने का जी, मतलब है इस तरह की जी। स्थिति होगी कि पहले से ही अस्पतालों में हो तैयारियाँ गई है, करना ज़रूरी है। हाँ, हो गई बताइए। है, शुरू हो गई है और अभी जग जाने की ज़रूरत है। अगर अभी आप नहीं जगते हैं, तो आगे आने वाला जो समय है आपके लिए बहुत बुरा होगा, हम देश के नागरिकों के लिए बहुत बुरा होगा। आप जगिए लेकिन इस डॉक्टर साहब, मुझे इनके दुःख हुआ। मंत्री तो कहते हैं कोविशील्ड जिनको लगी है और या फिर जिनको कोविड हो चुका है वो लोग आराम-वाराम करें, बस सब ठीक रहेगा, सीढ़ी-वीढ़ी ज़्यादा ना चले। वो तो अपनी तरफ अब से बिल्कुल पल्ला झाड़ रहा है। हुँ, ये देखिए वो तो बहुत ही अनैतिक कार्य होगा कि किसी से आप ज़िम्मेदारी देखिए एक तो मैं पहले दिन से कोविड वैक्सीनेशन के विरुद्ध रहा हूँ क्योंकि कोविड वैक्सीनेशन जो है उसका कोई वजह ही नहीं था, मतलब कोई रीज़न नहीं था जिससे कोविड किसी वैक्सीनेशन किसी को लगाया जाए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वैक्सीने पहला दिन से मैं विरोध कर रहा हूँ इस वैक्सीनेशन का और मैंने कभी वैक्सीनेशन नहीं लगवाया। और उसकी वजह ये थी अच्छा, कि देखिए हुँ, वैक्सीनेशन क्यों नहीं लगनी चाहिए थी क्योंकि हुँ, समाज में देखिए वैक्सीनेशन में हम एक किसी जो वायरस है उसका एक पोर्शन यूज़ करते हैं या होल ऑफ द वायरस भी कभी यूज़ करते हैं, डेड वायरस, लाइव वायरस बहुत तरह के अलग-अलग हैं। लेकिन असली परेशानी क्या है कि हमारे देश में जब वैक्सीन आया उससे पहले ही हमारे 2 डोज़ लग चुके थे वैक्सीनेशन के। वो पहला डोज़ हुँ, था पहला कोविड वेव और सेकंड डोज़ था डेल्टा वायरस वेव। तो जिस समाज हुँ, में ऑलरेडी 2 साक्षात जिस समाज ने उससे लड़ लिया है और इसका एक्चुअली इम्यूनिटी को सोए हुए इम्यूनिटी को जगाना ये वैक्सीनेशन का काम होता है। और यहाँ पर वैक्सीनेशन 2 डोज़ से एक पहला डोज़ फिर बूस्टर उसके बाद पूरी इम्यूनिटी जब जग चुकी है, तो तीसरा ऐसा वैक्सीन जिसकी लॉन्ग टर्म सेफ्टी और एफिकेसी एस्टेब्लिश नहीं है, जो साइड इफेक्ट कर सकता है, जो आर्थिक दबाव लाख करोड़ का आपके ऊपर दे सकता है, उसको सिर्फ़ किसी के फ़ायदे के लिए कैसे लगवाए जा सकते हैं। ये तो बहुत ही गलत था, निर्णय किसी तरह से जस्टिफाइड नहीं था कि जगे हुए इम्यूनिटी को कैसे जगाएँगे आप। चूँकि हर्ड इम्यूनिटी 2-2 बार आपकी सोसाइटी में जनरेट हो चुका था और अगर पहले कोविड से आपके पास वैक्सीन होता तब उसका एक मतलब था ज़रूर अगर आप लगवाते तो। और दूसरी मज़ेदार बात ये है कि कोविड वैक्सीनेशन किसी को भी कोविड होने से नहीं रोकता। ये भी एक मज़ेदार बात है जिस पर कि हुँ, इसके लगाने से सिर्फ़ साइड इफ़ेक्ट एडिशनल हुआ, एडवांटेज कुछ नहीं हुआ सोसाइटी के अंदर ऐसा मेरा मानना है और यही साइंस में बाद में अलग-अलग देश दुनिया के रिसर्च ने इसी बात को पुनः साबित किया, जो मैं पहले दिन कह रहा था वो अब खुद हुँ, कंपनी ने यूके के कोर्ट में मान लिया है। तो मैं ये कह रहा था कि कोविड से हम लोग यहाँ आ गए, तो कोविड के ये इंचार्ज बन गए थे और वहाँ पर से ये फिर जो है आपको आ गए थे यहाँ पर बड़े ज़िम्मेदारी में। तो जो हम हृदय विभाग के बेड के लिए जो दिया गया था कि भाई एडिशनल बेड 41 वहाँ पे दिया जाए कोविड वाले बिल्डिंग जो न्यू बिल्डिंग था और 48 एडिशनल थे। टोटल मिलाकर हमारे पास 90 बेड के आस-पास होना चाहिए था। लेकिन ये पुरानी खुन्नस में हमारे कहा कि आप 48 छोड़ेंगे तब मैं 41 दूँगा। आप 48 छोड़ दीजिए, मैं 41 दे दूँगा। तो मैंने कहा भाई हुँ। इतने दिन से मैं आंदोलन कर रहा हूँ और उसका वजह है कि हृदय की बीमारियाँ बढ़ी, हर तीसरे आदमी हृदय की बीमारी से मर रहे हैं। हर तीसरा बेड आपकी अस्पताल का आपकी हृदय का होना आवाज़ चाहिए। आपकी आवाज़ 1 मिनट, आपकी हाँ, आवाज़ जा रही है। कुछ नेटवर्क इश्यू है आपकी तरफ से। नहीं मेरे तरफ से ठीक है मैम, आवाज़ आ रहा होगा आपको। हाँ, बोलिए, बोलिए। अब बोलिए। हाँ, हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि हर तीसरा व्यक्ति अगर हृदय रोग की बीमारी से मर रहा है, तो हर अस्पताल का तीसरा बेड जो है, वो हृदय की बीमारियों के लिए होना चाहिए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, आप 48 बेड में से भी घटा रहे हैं। यानी कि आज से 15 साल पहले अगर आप हृदय रोगियों की संख्या बनारस में देखें, मैं अपने यहाँ देखूँ, तो 400-500 पेशेंट 1 महीने में आया करता था। अब रोज़ मेरी ओपीडी में 300 से 400 एवरेज पेशेंट आते हैं। 25 से 30 गुना मरीज़ बढ़ गए हैं हृदय के रोगियों की और उस समय में अगर आप कहते हैं कि 48 के बदले 41 हो सकता है, तो ये फिर साबित करता है कि आप एक अपराधी हैं और अपराधी के अलावा कोई भी डॉक्टर या चिकित्सा अधीक्षक जो कि खुद एक डॉक्टर होना चाहिए, एक मानवीय होना चाहिए, उसमें मानवीय चेहरा नहीं दानवीय चेहरा आपका दिखता है उसके अंदर। आप मरीजों की सेवाएँ बढ़ाने के बदला घटाने की बात करते हो। इसी बात पे लगातार उन्होंने इसको 2 ढाई सालों से तक बंद करके डिस्टिलरी लॉक करके रखा है, जिसमें 35,000 से ज़्यादा पेशेंट बेड खाली रहते हुए वापिस लौट गए, जिसमें उनका बाकियों का शोषण हो गया, हज़ारों की जानें चली गई और इतने गंभीर मसले पर लगातार मैं कुलपति महोदय और इनको लिखता रहा और हुँ, रजिस्ट्रार साहब को लिखता रहा लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई इसके अंदर। तब अल्टीमेटली क्या हुआ कि एक बार फिर प्रधानमंत्री जी आए थे, तो उस समय फिर से हमने इस मसले को उठाया, तो एक पूर्व के डायरेक्टर साहब थे हमारे अभी नहीं है वो, उन्होंने एक कमिटी बनाई और कमिटी ने ऐसा निर्णय दिया कि अब हृदय विभाग जो है 2 अलग-अलग तल्लों में नहीं चल के, अलग-अलग बिल्डिंग में नहीं चल के,
एक ही जगह चलेगी जिनको सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक कहा गया है, क्योंकि ये सुपर स्पेशलिटी विभाग है और मरीजों को सुविधा होगी एक जगह रहने के लिए। तो ऐसा करें कि मैं नए भवन का चौथा पूर्ण तल्ला और आधा हम्म। 5वां तल्ला हृदय विभाग के इलाज के लिए मरीजों को दे रहा हूँ और ये 48 प्लस 41 यानी 90 बेड के आसपास होगा। तो हम लोग इस पे एग्री कर गए और इस एग्रीमेंट के बाद ये कमिटी, जिसमें कि उनके भी ये नॉनसेंस आर्गुमेंट थे कि बेड घटाना चाहिए और मैंने भी आर्गुमेंट दिए कि बढ़ाने चाहिए। और उस दोनों के आर्गुमेंट के बाद कमिटी मेजॉरिटी से इस निष्कर्ष पे पहुंची कि डॉक्टर ओम शंकर का जो आर्गुमेंट है वो सही है, वैलिड है और उसी के हिसाब से ये बेड 90 होना चाहिए। और क्योंकि आंदोलन भी मैं कर रहा, तो मैं तो पूरे बिल्डिंग हमारी वजह से बनी, उसमें कोई आप कहाँ से आ गए, आपको तो बिल्ड मतलब सबसे मजेदार बात है कि अब इनको बेड डिस्ट्रीब्यूशन का अधिकार ही नहीं है। आगे क्या हुआ, फिर 5 महीने बीत गए और लगातार मैं लेटर लिखता रहा कुलपति जी को, रजिस्ट्रार साहब को और जो यहाँ के डायरेक्टर साहब को, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो एक बार मैंने मार्च 2024 में फिर से आमरण अनशन की चेतावनी दी, क्योंकि उससे पहले मैंने सारे 50 लेटर लिख के थक गया था, कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। ये अपराधी महोदय इतने मजबूत हैं कि उनकी कोई बात ही उसके इतर कोई बात ही नहीं करते। तो उसके बाद मजबूर होकर फिर से आमरण अनशन के लिए नोटिस दिया। तो 8 तारीख से पहले मेरी यहाँ से डीन और डायरेक्टर साहब के साथ कई राउंड वार्ता हुई और उन लोग और हमारे बीच में फिर से ये सहमति बनी कि जो आप पूरे जो आपने जो कमिटी का रिकमेंडेशन था उसको इन टोटल लागू कर दीजिए, यानी कि इंटायर 4th फ्लोर और हाफ ऑफ द 5th फ्लोर जो है हृदय विभाग को दिया जाए। और उस समय मेरी एडिशनल मांग थी कि ये जो अपराधी चिकित्सा अधीक्षक है, जो हाँ। कि जेल में होना चाहिए था, जो अस्पताल में चिकित्सा अधीक्षक बनकर एक गुंडे की तरह काम कर रहा है, ना कि एक मानवीय चिकित्सक की तरह, इसको जेल भेजा जाए, इनको पद से हटाया जाए। तो चूंकि बेड वाली मांग ली गई थी और आगे बोला था इस पे कार्रवाई के बारे में हम लोग देखेंगे, तो हमने उस समय अपने आमरण अनशन को स्थगित कर दिया। और इसमें अच्छा। आदेश हुआ ये कि 9 तारीख यानी इमीडिएट इफेक्ट से लागू होना, 9 से आदेश दिया डायरेक्टर साहब और डीन साहब कंबाइन ने। लेकिन फिर 1 हफ्ते बीत गए, इन्होंने जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर प्रोफेसर के गुप्ता, जिनके बारे में मैं बता रहा हूँ कि अपराधी चरित्र का आदमी है, इन्होंने माना नहीं उनके अपने सुपीरियर के आदेश को। फिर मैंने एक लेटर लिखा, 2 हफ्ते फिर बीत गए, फिर मैंने लेटर लिखा, लेकिन फिर इन्होंने मानने से इनकार कर दिया। इन्होंने कहा कि यानी कि पहले तो सुपीरियर के आदेश को उन्होंने उल्लंघन किया, 2-2 बार लेटर लिखा, लेकिन उसके आदेश को अनुपालन नहीं किया। दूसरा बात क्या किया, जब दूसरी लेटर लिखी तो उसके कुछ दिन के बाद ये बेड उन्होंने दूसरे डिपार्टमेंट को दे दिया, जिसका उनके पास अधिकार नहीं है। मतलब अब सबसे बड़ी बात है कि उनका अधिकार सिर्फ पेशेंट केयर को बेटर करना है, रेजिडेंट की ड्यूटी और इधर-उधर वो सब सारे काम है, नर्सिंग के ड्यूटी उन सबको इंचार्ज करना। बेड एलोकेशन की ड्यूटी हॉस्पिटल मैनेजमेंट कमिटी और इंस्टीट्यूट लेवल पर इंस्टीट्यूट पॉलिसी एंड प्लानिंग कमिटी देखती है और उसके चेयरमैन होते हैं डायरेक्टर साहब और उनके अंडर डीन साहब होते हैं, दोनों मिलकर निर्णय लेते हैं। दोनों के अच्छा। कंबाइंड सिग्नेचर थे जो हृदय विभाग के फेवर में थे और ये महोदय गुंडा जी इन्होंने अपने मन से उसको दूसरे विभाग को दे दिया। जिस विभाग को दिया उसके बारे में जान लीजिए, वो क्या है, कैंसर विभाग था। कैंसर सर्जरी का विभाग, मेडिसिन नहीं था, कैंसर सर्जरी का विभाग। अगर आप देखें तो बनारस में पूर्वी भारत का सबसे बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट हमारे ही जमीन पर यानी बीएचयू की जमीन पर बगल में बनी हुई है। और उसके दूसरे एक एडिशनल जो है वो लाहौर कैंसर इंस्टीट्यूट है, वो भी यहीं पर है। अभी हाल में ही एक और कैंसर इंस्टीट्यूट के लिए भाभा अच्छा, एक सेंटर चीज के लिए तो आदेश है हुआ है। डॉक्टर साहब, एक चीज तो मैं देख रही हूँ कि एक डॉक्टर ओम शंकर जी ने सबकी नींदें उड़ा रखी हैं। बिल्कुल आपकी मांग बिल्कुल जायज है, आपकी बात बिल्कुल सटीक है, आपके पास एक एक तथ्य हैं, लेकिन उसके बावजूद आपकी बात नहीं सुनी जा रही है। बहुत बड़ी बात है, 17 दिन से आप अनशन कर रहे हैं, आमरण अनशन कर रहे हैं, कोई मीडिया वाला आपके पास आया नहीं। और बनारस नहीं तो बहुत हाई प्रोफाइल सिटी है भाई। हाँ, मैं ये कह रहा था कि ऐसा नहीं है, यहाँ के लोकल मीडिया ने लगातार इस मुहिम का सपोर्ट किया है और क्योंकि ये पूरा उनको पता है कि उनके मतलब मैं अपने कोई व्यक्तिगत तो लिए बेड मांग नहीं रहा हूँ, ना ही किसी जाति धर्म पार्टी का ये मसला है। लोग इसको बनाने की जरूर कोशिश करते हैं, हर आंदोलन को जैसे डिरेल करने के लिए आपने देखा है वो सब प्रयास करते हैं, लेकिन इस देश की जनता और इस यहाँ के आम नागरिक जो है इस पूरे मुहिम को समझ रहे हैं और समझ रहे हैं कि जी। डॉक्टर साहब जो है इनके अलावा कोई लड़ मोदी नहीं से क्या पाते हैं कहना मरीजों। चाहते हैं? जल्दी जल्दी से बोलिए, बस प्रधानमंत्री मोदी बस से क्या कहना चाहते हैं? सुन रहे हैं बस वो आपकी बात।
एक लाइन में मैं ये कहना चाहता हूँ, जस्ट फॉलो द रूल। जस्ट फॉलो द रूल का मतलब होता है कि आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो एक कुलपति महोदय हैं, जो कानून के बदला इसको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दी है, उससे उसको खत हटाइए पद से, और उनके बदले एक ऐसे जिम्मेदार लोग को पद दीजिए जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बीएचयू एक्ट, इंस्टीट्यूट एंड ऑर्डिनेंस के हिसाब से चलाए। दूसरी बात, जी। यहाँ की जो पेड़ों को काट के वो ग्रीनरी खत्म कर रहे हैं और महामना के आदर्शों को खत्म कर रहे हैं, उसको सहयोगिए, क्योंकि यहाँ ये सीधे भावनात्मक रूप से आपके वोटर से जुड़ा हुआ है। ये आपको राजनीतिक नुकसान कर सकता है, इसलिए भी तुरंत उनके विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए। तीसरा बिल्कुल। कि ये अपराधी चिकित्सा अधीक्षक का खुलेआम समर्थन कर रहे हैं और इससे आम जनभावना जो है आपके विरुद्ध हो रही है। इससे भी आपको चुनावी नुकसान हो सकता है। इसलिए भी आपको इन जो चिकित्सा अधीक्षक और इनके विरुद्ध तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जानी चाहिए। और चौथी मांग है जो बहुत ही सिंपल है कि जो डायरेक्टर साहब और डीन साहब का 8/3/2024 का जो आदेश है, जस्ट फॉलो दैट। यानी कि इंटायर फोर्थ फ्लोर एंड हाफ ऑफ द फिफ्थ फ्लोर। अगर आप देखेंगे तो मेरे बैकग्राउंड में जो आप देखेंगे डिमांड भी सिर्फ वही लिखा हुआ है। यही हमारा डिमांड भी है कि कानून का अनुपालन करे देश में भी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। और ये जी। आपके लिए, क्योंकि मैं भी आपका एक नागरिक हूँ, आप आपके संसदीय क्षेत्र का मैं भी एक वोटर हूँ। आप कम से कम वोट का प्रचार करने के लिए ही मेरे पास 5 मिनट के लिए आ जाइए। मेरी व्यथा भी सुन लीजिए, क्योंकि आपने वीसी साहब और के गुप्ता जी जो कि एक अपराधी व्यक्ति है उसका तो आपने सुन लिया, लेकिन मेरी बात नहीं सुनी। आम जनता के लिए मैं लड़ रहा हूँ, अपने लिए मुझे बेड नहीं चाहिए, अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए। उन लोगों के लिए आप दीजिए, इससे आपको राजनीतिक लाभ ही पहुंचेगा, नुकसान तो कतई नहीं होगा। बिल्कुल, बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया। और देख लीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपके बनारस में क्या हो रहा है। एक डॉक्टर किस तरीके से एक कुछ जायज एक मांग लेकर के अमरण मोबाइल अनशन पर बैठे हुए हैं, एक गाना वाराणसी के एक लोगों के अधिकार के एक लिए, गाना हक के लिए। ए, हाँ, हाँ, हाँ। एक गाना आप कहें तो मैं आपको सुनवा दूं। और वो गाना है हुँ। काबा। यहाँ भी एक काबा है। काबा, बीएचयू में काबा, काबा, बीएचयू में काबा, भ्रष्टाचार अपार बा, लूट के कारोबार बा, बिना बेड के जाता मरीजन का जान बा, बोला हो कुलपति बाबू के जिम्मेदार बा, काबा, बीएचयू में काबा, काबा, बीएचयू में काबा, मरीजन के खातिर भैया डॉक्टर रंसन पे बैठल बा, सबो यहाँ केहू के कुछो नहीं लौकत बा, भ्रष्टाचारी के मिलत यहाँ प्रमोशन बा, काबा, बीएचयू में काबा, काबा, बीएचयू में महामना के बगिया के पेड़ काट के बिकत बा, मुझा पर यहाँ भैया मार्बल भी बिछत बा, बोला, अरे बोला हो कुलपति बाबू के जिम्मेदार बा, काबा, बीएचयू में काबा, काबा, ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। आप ये मुझे जरूर भेजिएगा, मैं ये दर्शकों को जरूर अपने इस वीडियो में दिखाऊंगी कि आखिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के छात्रों की क्या मांग है, और उनको पूरे देश को समझना चाहिए कि मोदी जी जहां से सांसद हैं उस बीएचयू में क्या हो रहा है, वहां पर किस तरीके से डॉक्टर ओम शंकर जी 17 दिनों से लगातार अमरण अनशन पर हैं, सिर्फ वो सच्चाई दिखाने के लिए जो सच्चाई कोई गोदी मीडिया, कोई नेता, कोई नहीं दिखा रहा है। वो सच्चाई आज उल्टा चश्मा यूसी पर डॉक्टर ओम शंकर जी ने बताई कि बनारस में जिस तरीके से सावन के अंधे को सब कुछ हरा हरा दिखाई देता है, बिल्कुल वैसे ही गोदी मीडिया को सब कुछ हरा हरा दिखाई दे रहा है। और बाकियों के लिए तो काशी क्योटो हो ही चुका है, लेकिन बनारस में वाकई किस तरीके से अंधेर गर्दी चल रही है वो बताना बहुत जरूरी था। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।